गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? अतुल कुमार, अंकिता, सैनी, प्रेरणा, एम के राज, विपिन, शिवानी, कोमल, गुंजन, दीपक, तनिषा, कोमल, पारुल, प्रीतम, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। बेटा हम पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवा तंत्र, और उसी में हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ रहे थे। और ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में मैं आप लोगों को कवर करवा चुका था। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी को समझेंगे कि किस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहती है। हेडिंग डालिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन पॉइंट की, कि ये निकलती कहाँ से है। और आप सभी ने पढ़ी होगी बच्चों एक रेंज जिसको हमने बोला है कैलाश रेंज। ये कौन सी रेंज है? ये कैलाश रेंज है। और बेटा ये कैलाश रेंज जो है ये कौन से हिमालय का हिस्सा है? तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कैलाश रेंज जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कैलाश जो रेंज है वो कौन से हिमालय का हिस्सा होगी? ट्रांस हिमालय का हिस्सा होगी। और इसी कैलाश रेंज के अंदर बच्चों यहां पर एक झील आप लोगों को मैंने बताई जिसका नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है ये? मानसरोवर झील। बेटा इसी मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर हमने पढ़ा, और इस ग्लेशियर का नाम भी हमने पढ़ा था चिमायुंग डूंग। कौन सा ग्लेशियर? चिमायुंग डूंग ग्लेशियर। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये चीन देश का क्षेत्र है। और चीन देश का कौन सा क्षेत्र? बेटा तिब्बत क्षेत्र। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कौन से क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं? तिब्बत क्षेत्र की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, भारत के पूर्व में भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा, इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी हमने एक पर्वत पढ़ा था। इस पर्वत का नाम था नामचा बारवे। कौन सा पर्वत? नामचा बारवे पर्वत। और ये नामचा बारवे पर्वत हमने कहाँ पढ़ा? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर बच्चों ये नामचा बारवे नाम का पर्वत है। बेटा इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से पूर्व की तरफ एक नदी बह के आगे की तरफ बढ़ती है। और ये नदी मेरे दोस्त इस नामचा भारवे पर्वत को काटते हुए नीचे की तरफ आती है। बच्चों इस नदी को यहां पर कहा जाता है सांगपो नदी। कौन सी नदी? सांगपो नदी। और ये क्षेत्र कौन सा है बेटा? तिब्बत क्षेत्र है। तो तिब्बत क्षेत्र में इसे हम क्या बोलते हैं? सांगपो। और ये सांगपो नाम की जो नदी है ये इस नामचा भारवे नाम के पर्वत को जब काटेगी तो यहां पर एक दर्रा बच्चों तैयार हो जाता है। और इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। तो इसी दर्रे से होते हुए ये भारत के अंदर क्या करती है? एंटर करती है। और बच्चों ये भारत का कौन सा प्रदेश होगा? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसे हम अरुणाचल प्रदेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? अरुणाचल प्रदेश बोलेंगे। ठीक है।
तो अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे पहले क्या करती है, प्रवेश करती है। बेटा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को बोलते हैं दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस नदी का नाम क्या होगा, दिहांग नदी होगा। दिहांग नदी। अभी तक हमने इसको ब्रह्मपुत्र नहीं बोला है बच्चों, तिब्बत में हमने इसको सांगपो बोल दिया। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारहवें पर्वत को काटते हुए यांगयाप दर्रे से होते हुए भारत में जब ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यांगयाप दर्रे से बहती हुई दिहांग नदी। क्या कहा जाता है, दिहांग नदी। बेटा ये दिहांग नदी जब आगे पहुंचती है तो आसाम राज्य आता है, आसाम राज्य। बेटा इसी आसाम राज्य के अंदर अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर के ऊपर बच्चों दो नदी आएंगी जो अपना पानी गिरा देंगी। कहां पर, इस दिहांग नदी के अंदर। जो बच्चों एक नदी आ रही है इस साइड से, इसका नाम है दिबांग नदी। कौन सी नदी, दिबांग। ठीक है। और बेटा एक और नदी आएगी जो अपना पानी गिरा देगी अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर के ऊपर बच्चों इस दिहांग नदी के अंदर। इस नदी का नाम होगा लोहित। कौन सी नदी, लोहित नदी। बेटा ये तीनों की तीनों नदियां, जिसमें एक का नाम है दिहांग, एक का नाम है दिबांग, एक का नाम है लोहित, तीनों की तीनों नदियों का पानी इकट्ठा होता है यहां आसाम के अंदर। ये जगह जो है बेटा ये आसाम है। क्या है, आसाम। और जब तीनों की तीनों नदियों का पानी आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे इकट्ठा हो जाता है तो बच्चों इन तीनों के तीनों नदियों के पानी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। तो आपसे कोई पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी तीन नदियों से मिलकर बनी है, तो बोलेंगे दिहांग, दिबांग और लोहित। तो दिहांग, दिबांग और लोहित इन तीन नदियों से मिलकर बच्चों जो नदी बनी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र सबसे पहले कौन से राज्य में लिया जाता है, कल हमने पढ़ा था आसाम राज्य में। बच्चों ये ब्रह्मपुत्र बन चुकी है ना, बिल्कुल बन चुकी है। तो ये आगे बहेगी। जब बेटा ये आसाम में आगे बहती है तो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा जमीनी हिस्सा मेरे दोस्त इसके बीच में आ जाता है। और बहुत बड़ा जमीनी हिस्सा जब इसके बीच में आएगा तो इसे हम बोलेंगे माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप होगा ये, माजुली द्वीप, जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड होगा। बच्चों माजुली द्वीप के बाद जब ये ब्रह्मपुत्र आगे बहती है तो फिर बीच रास्ते में एक छोटा सा बच्चों जमीन का टुकड़ा आ जाता है। इसको हम बोलते हैं उमानंदा। कौन सा द्वीप, उमानंदा द्वीप। और बेटा उमानंदा द्वीप के बाद ये बहते हुए आ जाती है कहाँ, दूबरी पट्टी। दूबरी पट्टी, दूबरी पट्टी बच्चों आसाम का हिस्सा है। और आसाम के दूबरी पट्टी में बहते हुए बेटा ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश के अंदर। कहां पर, बांग्लादेश के अंदर। जब बांग्लादेश के अंदर ये प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। तो बांग्लादेश के लोग इसे क्या बोलते हैं, जमुना नदी बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, सर जी, जमुना नदी हो जाता है। और यही जमुना फिर मेरे दोस्त जाके मिलती है पद्मा में, और पद्मा मतलब गंगा। ठीक है। तो यही जमुना नदी बच्चों आगे चल के किस में मिलेगी, इस तरीके से गंगा में मिलेगी। तो इसको हम गंगा बोल सकते हैं और बांग्लादेश में इसे पद्मा बोल सकते हैं। ठीक है। और बेटा इन दोनों के मिलने के बाद आगे एक तीसरी जलधारा बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे मेघना। और यही मेघना जो है ना वो बंगाल की खाड़ी के अंदर इन दोनों नदियों का पानी लेकर समा जाती है, मिल जाती है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। इस तरीके से बहती है जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर बहा के दिखाया है।
ठीक है ना। हाँ आराम से करवा रहा हूँ भाई हर्ष वालिया, आराम से करवाना है क्या? हाँ आराम से करवा रहा हूँ, ठीक है चलेगा, फास्ट नहीं कराता, आराम से करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो बेटा यहाँ पर आपको सहायक नदियों में एक दिबांग नदी याद रखनी है, एक लोहित नदी याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं और दाएं ओर की जो सहायक नदियां होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी नदियां इसके अंदर पानी गिराएंगी। जैसे मेरे दोस्त, ब्रह्मपुत्र नदी जब इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ से जो भी नदियां पानी गिराएंगी वो सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, क्योंकि ये मेरा हाथ कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है। और बेटा नीचे की तरफ जो नदियां आएंगी पानी गिराएंगी वो राइट हैंड साइड की क्या कहलाएंगी, ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी में हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस कर लिया था, तो मैं आप लोगों को अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बता रहा हूं, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। बेटा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां होंगी वो एक तो आपको पढ़नी है दाएं ओर की सहायक, मतलब बच्चों राइट हैंड साइड। और एक आपको पढ़नी है बाएं ओर की सहायक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। बेटा सबसे पहले बाएं ओर की सहायक नदियों में याद रखना है, एक तो दिबांग नदी, एक बेटा लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। एक दिबांग नदी, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। एक बच्चों बूढ़ी दिहांग, एक धनसिरी नदी, और एक बराक नदी। बराक नदी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बाएं ओर से मेरे दोस्त पानी गिराने का काम करेंगी, किसके अंदर? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। दाएं ओर की ट्रिब्यूटरी में बच्चों याद रखेंगे सुबेनसिरी, सुबेनसिरी। सुबेनसिरी जो है बच्चों ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ब्रह्मपुत्र की, तो बेटा सबसे बड़ी सहायक नदी हम बोलेंगे सुबेनसिरी नदी, ठीक है। सुबेनसिरी के अलावा आपको याद रखना है वांगचू या रैदाक, वांगचू या रैदाक नदी। उसके अलावा बच्चों सबसे महत्वपूर्ण नदी तिस्ता, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी भी आप बोलेंगे कौन सी साइड की ट्रिब्यूटरी होगी बेटा, राइट हैंड साइड की क्या होगी, ट्रिब्यूटरी होगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक नदी याद रखेंगे मानस नदी, और एक नदी का नाम याद रखेंगे संकोस। बस इनके नाम याद रखने हैं आप लोगों को। संकोस नदी, संकोस नदी, ठीक है। बच्चों यहां से यदि इसको देखना है मैप के ऊपर तो इस तरीके से बच्चों इसको आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। बस नाम याद रखने, बाकी कुछ याद नहीं रखना, ठीक है।
तो इस नदी को आप मान लीजिएगा बूढ़ी दिहांग। बस आपके ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का फंडा समझ में आ जाएगा। ये है आपकी बूढ़ी दिहांग, बेटा ये नदी है दिबांग। ठीक है, इस नदी का नाम है लोहित। इस नदी का नाम है धनसिरी। और इसका नाम है बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी होंगी बेटा? ये सारी की सारी आपकी बाएं ओर की सहायक होंगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जब इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो ये जो हाथ होगा मेरा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। अब ये नीचे की तरफ आ रही है, तो बेटा अब ब्रह्मपुत्र का मुंह इस तरफ होगा। जब इस तरफ होगा तो ये राइट हैंड है, तो नीचे की तरफ कौन सा हैंड होगा? लेफ्ट हैंड। तो ये सारी की सारी जो सहायक नदियां होंगी ना, ये कौन सी ओर से पानी गिराएंगे ब्रह्मपुत्र में? लेफ्ट हैंड साइड से ये ब्रह्मपुत्र में पानी गिराएंगी। ठीक है, राइट हैंड साइड से भी आपको याद रख लेना है कि यहां से एक नदी आएगी, वो इस तरीके से पानी गिरा देगी बच्चों बांग्लादेश के अंदर जाकर ब्रह्मपुत्र में, और इस नदी का नाम है तिस्ता नदी। बेटा ये जो तिस्ता नदी है ना, ये सिक्किम से निकल के आती है, और सिक्किम के अंदर यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है बच्चों, चोलामू झील सिक्किम के अंदर। तो सिक्किम की चोलामू झील से निकल के आती है तिस्ता नदी, और बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में अपना पानी गिराने का काम करती है। बेटा भूटान से एक नदी निकल के आती है जो अपना पानी गिराती है ब्रह्मपुत्र में, और इस नदी को बोलते हैं रैदाक। भूटान के अंदर इसको वांगचू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वांगचू बोलते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर से एक नदी निकल के आती है जो ब्रह्मपुत्र में पानी गिराएगी, इसका नाम होगा सुबेनसिरी। और बेटा ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा बोलेंगे कौन सी रिवर को? सुबेनसिरी रिवर को। ठीक है ना। एक आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर बहती है बच्चों संकोस। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है जो आसाम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बॉर्डर पे बहती है, दोनों के बीच एक बॉर्डर का काम करती है? तो बच्चों वो नदी संकोस नदी होगी। कौन सी नदी होगी? संकोस। और एक नदी याद रखेंगे, मानस नदी। और ये सारी की सारी मेरे दोस्त आपकी हो जाएंगी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी। हाँ बहुत सारी और भी हैं भाई। ठीक है, कामांग रिवर भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कामेंग रिवर उसको बोल देते हैं, या कामंग रिवर उसे बोल देते हैं। बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5-6 नदियां ही हैं, लेकिन जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है वो ये है आपकी। ठीक है ना। चलेगा। अब बच्चों हम यहां से जिस जिस नदी से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं स्टार लगा रहा हूं, उस नदी को तो हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे एक तो तिस्ता नदी, तो डबल स्टार लगा लो, जब भी क्वेश्चन आएगा तिस्ता नदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेटा संकोस नदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और संकोस नदी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं यहीं पर लिखवा देता हूं। ये जो नदी है ना, ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो आसाम व अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे बहने वाली नदी, आसाम व अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, या इन दोनों राज्यों के बीच सीमा, बाउंड्री या बॉर्डर लिख सकते हैं, बनाती है कौन सी नदी? संकोस नदी। इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एक बेटा हम स्टार लगा रहे हैं लोहित नदी के ऊपर। इन दो नदियों से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां चर्चा करेंगे किसकी? सबसे पहले चर्चा करेंगे हम तिस्ता नदी की। तो तिस्ता रिवर से 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं।
तो एक तो आपको याद रखना है इसका ओरिजिन पॉइंट कि ये निकलती कहाँ से है। कोई भी नदी जो है जब भी आप उसका नाम पढ़ोगे तो आपको उसका ओरिजिन पॉइंट भी पता होना चाहिए, जो मेन रिवर है। यानी कि उद्गम। तो बच्चों इसका उद्गम जो होता है ना, वो चोलामू झील से होता है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है चोलामू झील। अब चोलामू झील को पानी किससे मिलता है बेटा? एक ग्लेशियर से। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? जेमू ग्लेशियर। मैंने आप लोगों को एक ग्लेशियर पढ़ाया था जिसका नाम था जेमू। और ये जो जेमू ग्लेशियर है बच्चों, ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुरुजी ये सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। तो सिक्किम राज्य के जेमू ग्लेशियर के पिघलने से बच्चों वो पानी जिस झील में जाता है वो है चोलामू झील। और चोलामू झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता। बेटा यहां से निकलने के बाद ये सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोल देंगे? नॉर्थ बंगाल बोल देंगे, उत्तरी बंगाल। सिक्किम और उत्तरी बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में बच्चों ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो बेटा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में इसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। ठीक है। जब सिक्किम और उत्तरी बंगाल में ये बहती है तो सिक्किम और उत्तरी बंगाल के लोगों के लिए बच्चों ये लाइफ लाइन का काम करती है, जीवन रेखा का काम करती है। क्योंकि सिक्किम और उत्तरी बंगाल के जो लोग हैं वो इसी नदी के ऊपर टिके हुए हैं। तो लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल हम किसे बोल देंगे बेटा? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल बोल देंगे तिस्ता रिवर को। ये जो तिस्ता नदी है इसके जल के बंटवारे को लेकर विवाद भी चलता रहता है। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये क्या है? विवाद का कारण भी है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद का कारण है जिसे हम बोल रहे हैं तिस्ता नदी। ठीक है। तिस्ता नदी के बाद अगली नदी याद रखनी है आपको, लोहित नदी। लोहित नदी। बेटा हम बात करें तो लोहित नदी का ओरिजिन पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। यानी उद्गम बिंदु। तो लोहित नदी निकल के आती है ज्यालछू श्रेणी से। एक श्रेणी है बच्चों उत्तर पूर्व के अंदर, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर, उसको बोलते हैं ज्यालछू रेंज, ज्यालछू श्रेणी। और ये ज्यालछू श्रेणी कहाँ फैली हुई है? तिब्बत में। तो तिब्बत की ज्यालछू श्रेणी से मेरे दोस्त ये निकल के आती है। ठीक है। और आसाम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर इसका विलय हो जाता है। तो ये अपना पानी ब्रह्मपुत्र में गिरा देती है। ब्रह्मपुत्र में इसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। बच्चों जिस जालसू श्रेणी से ये निकल के आती है वहां लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। और बेटा लाल रंग की मिट्टी जल के साथ जब बहा के ये नदी ले आती है तो इस नदी के जल का जो रंग है उस लाल रंग की मिट्टी के कारण क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और इन पहाड़ी इलाकों में जनजातियां रहती हैं जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। और लाल मिट्टी के कारण नदी के जल का रंग लाल देखकर वो जनजातियां जो है वो बोलती है कि इस नदी के अंदर खून आ रहा है। और मेरे दोस्त ये पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर पॉपुलर कर दी जाती है किसके नाम से? खून की नदी के नाम से। ब्लड रिवर ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं। ब्लड रिवर ऑफ इंडिया, भारत की खून की नदी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि भाई खून की नदी किसे कहा जाता है?
खून वगैरह कुछ नहीं आता, खून इतना सस्ता नहीं है ये जो नदियों में बहाए, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मिट्टी का रंग लाल होने के चलते लोगों ने इसको बोल दिया कि इस नदी के अंदर खून आ रहा है, और इसको ब्लड रिवर ऑफ इंडिया बोल दिया, खून की नदी बोल दिया। बच्चों, ये जो लोहित नदी है, इसी के ऊपर सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल बेटा, उसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। आसाम राज्य के अंदर ये पैदा हुए, और मेरे दोस्त इन्हीं के नाम पर इस पुल का नाम क्या रख दिया गया? भूपेन हजारिका सेतु रख दिया गया। और ये भारत का किसी भी नदी के ऊपर बनाया गया सबसे लंबा पुल होगा, जिसका नाम है बच्चों भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। इसको पहले दोला सादिया सेतु के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये दोला को सादिया से जोड़ने का काम करता था। सादिया नाम की जगह आसाम के अंदर है। और मेरे दोस्त, दोला नाम के गांव को सादिया से जोड़ने वाले पुल को दोला सादिया बोला गया। बाद में भारत के बहुत बड़े संगीतकार जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए, आसाम में पैदा हुए भूपेन हजारिका, उनके नाम पर इसका नाम कर दिया गया भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई बेटा? एक बार फटाफट बताइएगा। सर जी, वो तो बिहार में है ना? नहीं बेटा, वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा पुल है, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु जिसे बोलते हैं, वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा होगा बेटा? भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल होगा वो आपका दोला सादिया सेतु होगा, जिसको हमने अभी पढ़ा है भूपेन हजारिका के नाम से। किसके नाम से? भूपेन हजारिका के नाम से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे लंबा पुल कहां पर स्थित है? बताइएगा फटाफट। सुंदरवन डेल्टा तो हमने पढ़ ही लिया ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे बेटा इसे लॉन्गेस्ट। इंग्लिश में इसको बोल देंगे, यार इतनी तो इंग्लिश तुम लोगों की मजबूत होगी, ये तो आसान सान से शब्द हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। भारत में सबसे लंबा नदीय पुल, ठीक है, भूपेन हजारिका। इतनी तो यार इंग्लिश तुम लोगों की अच्छी होगी ना। भूपेन हजारिका। मैं आपसे पूछूं कि सबसे लंबा बेटा पुल कौन सा है, लंबाई कितनी है? हाँ, लंबाई पूछ ले भाई, तेरे को यहाँ क्या स्प्लेंडर लेके घूम के आना है? ठीक है, लंबाई 9.15 किलोमीटर है। लंबाई वगैरह नहीं पूछेगा यार। 9.15 किलोमीटर। और चौड़ाई भी बताऊं क्या? है बेटा, चौड़ाई भी बताऊं, और ये भी बता दूं कि भाई साहब इसके लिए जो सीमेंट बजरी क्रेशर कंक्रीट मजदूर कहाँ से लाए गए, ठीक है। हाँ, लंबाई लंबाई नहीं पूछता है, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई। वो आपको स्टैटिक जीके वाले सर बता देंगे भाई, सारा का सारा डिटेल से, कि भारत रत्न के बारे में जो भी आप पूछना चाह रहे हैं ना, वो सारा का सारा स्टैटिक जीके वाले सर। हाँ बिल्कुल, सबसे लंबा जो पुल होगा बेटा वो अटल सेतु होगा। लेकिन मैंने यहां पर बोला है सबसे लंबा नदी पुल, यानी कि नदी पे होना चाहिए। अटल सेतु जो है लगभग 21 किलोमीटर लंबा पुल है महाराष्ट्र के अंदर।
जिसको हम सबसे लंबा पुल बोल रहे हैं भारत के अंदर बच्चों, वो अटल सेतु जो है वो अरब सागर के ऊपर बना हुआ है, अरब सागर के ऊपर, ठीक है ना। महाराष्ट्र के अंदर अरब सागर के ऊपर 21 किलोमीटर लंबा वो पुल बनाया गया है। अब अरब सागर कोई नदी थोड़ी है, लेकिन मैं पूछूं कि भाई सबसे लंबा नदीय पुल नदी के ऊपर होना चाहिए, तब आपका आंसर क्या होगा? भूपेन हजारिका सेतु होगा, ठीक है ना। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। बेटा यहां पर एक नदी बराक नदी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बराक नदी बच्चों कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो आपको इस बराक नदी के बारे में पता होना चाहिए। मणिपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ियों से बेटा? मणिपुर की पहाड़ियों से। तो ये आपको याद रखना है, मणिपुर की पहाड़ियों से जो है ना, वो आपको याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका रेल ब्रिज होगा, सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है, ठीक है ना, वो चिनाब रिवर के ऊपर होगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो ये हमारा हिमालयन अपवा तंत्र क्या हो चुका है बेटा? कंप्लीट हो चुका है। अब हम चर्चा कराएंगे प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र। हेडिंग डालिएगा फटाफट। प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र, या हम बोल देंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ। तो 2 दिन में अपनी ये नदियां खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद बेटा आप लोगों का सिलेबस जो है ना वो तेजी से होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 3-4 चैप्टर जो है ना, ये थोड़े से लेंथी चैप्टर हैं ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद लेंथी चैप्टर आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं पीपीटी भी रेडी करवा रहा हूँ। जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे खेती बाड़ी वाला टॉपिक है, कृषि पशुपालन है, तो उसको मैं आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से कवर करा दूंगा। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, तुम टाइम की टेंशन मत लो, नवंबर नवंबर में कंप्लीट कर देंगे। और फिर आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, 15-20-25 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो समय से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस की चिंता मत कीजिएगा। बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब कैसा भारत है? एक ऐसा भारत है जिसकी 3 दिशा में बच्चों क्या है? जिसकी 3 दिशा में सर पानी है। ये है आपका, ठीक है ना। जिसकी 3 दिशा में आपका क्या है बेटा? पानी है। जब 3 दिशा में पानी है तो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां होंगी, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां होंगी बेटा, या तो वो पानी गिराएंगी किसके अंदर? लेफ्ट हैंड साइड में अरब सागर के अंदर, या बच्चों वो पानी गिराएंगी राइट हैंड साइड में किसके अंदर? बंगाल की खाड़ी के अंदर। बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है। कुछ नदियां ऐसी भी होंगी प्रायद्वीपीय भारत की, जो ना तो बच्चों अरब सागर में पानी गिराएंगी और ना बंगाल की खाड़ी में। तो बेटा ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है वो अपना पानी गिराती हुई नजर आएंगी, या तो यमुना नदी में या गंगा नदी में। या तो गंगा नदी के अंदर, या बेटा कौन सी नदी के अंदर? यमुना नदी के अंदर, ठीक है ना।
समझ में आई बात? एक एक चीज को हम कवर करके चलेंगे, तुम जल्दबाजी मत करो बस। मैं बिल्कुल आपको अपने छोटे भाई बहनों की तरह समझा के चल रहा हूँ, और मैं चाहता हूं ना कि तुम बड़े स्तर पे बच्चों नौकरी लेके आओ। वरना तो मैं चीजें स्किप भी करवा सकता हूँ, मैं चीजें छुड़वा भी सकता हूँ, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरे को पता है कि सिलेबस समय से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे तरीके से अपने को पढ़ने का मौका मिल रहा है तो अपने को पढ़ लेना चाहिए, अपने को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना? देखिएगा, हम बात करेंगे कि अरब सागर के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं। बच्चों, अरब सागर के अंदर जो जो नदियां अपना पानी गिराएंगी, सबसे पहले आपको बता रहा हूं। याद रखेंगे बेटा, माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही के साथ है साबरमती नदी। ये सारी की सारी नदियां हम यहां पर पढ़ेंगे। माही नदी, साबरमती नदी, बेटा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बाद तापी नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे हम? तापी नदी पढ़ेंगे, ठीक है ना? बेटा हम बात करेंगे यहां पर लूनी नदी। कौन सी नदी हम पढ़ेंगे? हम लूनी नदी यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहां पर पढ़ेंगे गोवा के अंदर मांडवी नदी। बेटा हम केरल के अंदर पढ़ेंगे पेरियार नदी। कौन सी नदी हम पढ़ेंगे? पेरियार नदी हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना? बंगाल की खाड़ी के अंदर हम कौन कौन सी नदियों को पढ़ने वाले हैं? बंगाल की खाड़ी के अंदर हम बच्चों बात करेंगे सवर्ण रेखा नदी की। सवर्ण रेखा नदी। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे महानदी। कौन सी नदी? महानदी। बच्चों हम बात करेंगे ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। इसके अलावा बेटा हम बात करेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बाद बच्चों हम बात करेंगे कृष्णा नदी। बेटा कृष्णा नदी के बाद हम बात करेंगे तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के बाद हम बात करेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी के बाद बच्चों हम बात करेंगे वैगई नदी। ये सारी की सारी नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी के अंदर पानी गिराने का क्या करेंगी? काम करेंगी, ठीक है। बच्चों, गंगा और यमुना के अंदर भी बहुत सारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पानी गिराएंगी। अब गंगा और यमुना को यदि मैं जोड़ दूं तो इसको हम गंगा नदी तंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि यमुना यमुना अपना पानी कहाँ गिराती है बेटा? गंगा में ही तो गिराती है। तो वो कौन सी नदियां होंगी जो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा होंगी प्रायद्वीपीय भारत की? उसमें बच्चों चंबल नदी आएगी। अब चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है बेटा, लेकिन यमुना में अपना पानी गिराती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी जो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, चंबल नदी। चंबल के साथ सिंध नदी। बेटा बेतवा नदी। तो ये तो आप लोगों ने पानी गिराते हुए देखा होगा। बेतवा के बाद केन नदी। केन के बाद बेटा सोन नदी। सोन नदी जो पटना में जाके गंगा से मिल रही थी अमरकंटक से निकलकर। और एक नदी है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। ये सारी की सारी नदियों के नाम जो मैंने लिखे हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। किसकी नदियां हैं ये? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये। और प्रायद्वीपीय भारत की ये नदियां आपको याद रखनी है, ठीक है।
अब सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं साबरमती, लूनी, माही, यहां से शुरू करके पहले इस साइड की नदियां पढ़ेंगे और फिर बच्चों बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेंगे नहीं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम समेटते चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां जो अपना पानी कहाँ गिराएंगी? अरब सागर में। और बच्चों नदियां जिस सागर में गिरेंगी तो उस सागर के साथ जहां पर भी मिलेंगी उस जगह को हम माउथ बोलेंगे, मुहाना बोलेंगे। या हम ये भी बोल सकते हैं अरब सागर के अंदर जिन नदियों का मुहाना बनता है, माउथ बनता है, वो कौन कौन सी नदियां होंगी? बच्चों सबसे पहली नदी मैंने आप लोगों को बताई यहां, लूनी। लूनी नदी आपसे पूछा जाएगा कहां से निकलती है बेटा लूनी नदी, तो आप बोलेंगे लूनी नदी जो निकलती है ये अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है। अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है। तो बच्चों अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। इसको राजस्थान का दिल बोलते हैं। तो राजस्थान का दिल अजमेर कौन सी नदी के किनारे होगा? लूनी नदी के किनारे होगा। बच्चों यहां से निकलने के बाद ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ये एक मौसमी नदी है बच्चों। कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये एक मौसमी नदी है। यदि इसके अंदर पानी ज्यादा हो तो ये अपना पानी गिरा देगी जाकर किसमें? अरब सागर के अंदर। ठीक है, तो कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। बच्चों इसका नाम लूनी क्यों पड़ा? क्योंकि राजस्थान के अंदर बच्चों नमक को नून बोलते हैं। ठीक है, और नून को ही क्या बोला गया? लून बोला गया, और लून से ये क्या कहलाई? लूनी कहलाई। तो हम बोल सकते हैं ये भारत की सबसे नमकीन नदी है। साल्टेड रिवर ऑफ इंडिया बोल देंगे। भारत की सबसे नमकीन नदी है ये। भारत की सबसे नमकीन नदी का नाम है बेटा लूनी नदी। ठीक है, बस इतना सा ही याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना। बेटा लूनी नदी के बाद दूसरी नदी है यहां पर साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? ये निकलती है उदयपुर की जरगा पहाड़ियों से। मैंने आप लोगों को अरावली पर्वत में उदयपुर के अंदर पहाड़ियां पढ़ाई थी, जरगा पहाड़ी। तो बच्चों उदयपुर की जरगा पहाड़ियों से। तो उदयपुर की जरगा पहाड़ियों से निकलती है साबरमती नदी। राजस्थान होते हुए बच्चों गुजरात बहते हुए अपना जो ये मुहाना बनाती है माउथ। माउथ का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ सी एंड रिवर। सागर और नदी का जो मिलान बिंदु है उसी को माउथ बोलेंगे। माउथ और मुहाना बच्चों इसका बनेगा कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। बे ऑफ खंबात इसे इंग्लिश में बोल देंगे, बे ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। ठीक है, और बेटा खंबात की खाड़ी जो है वो कौन से सागर का पार्ट होगी? अरेबियन सी का पार्ट होगी, अरब सागर। बच्चों ये साबरमती नदी जो है इसी के किनारे महात्मा गांधी ने आश्रम की नींव रखी थी, उसी को हम साबरमती आश्रम बोलते हैं ना? बिल्कुल बोलते हैं। तो साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है बच्चों। अहमदाबाद जैसा बड़ा शहर जो वस्त्रों के लिए जाना जाता है वो साबरमती नदी के किनारे ही तो बसा हुआ है। और बेटा जब यहाँ पर वस्त्र इतने बड़े स्तर पे हैं तो उन कारखानों का सारा गंदा जल कहाँ जाता होगा? साबरमती नदी में। तो बच्चों ये गुजरात की प्रदूषित नदी है।
पोल्यूटेड रिवर ऑफ गुजरात इसे बोलेंगे। तो ये गुजरात की सबसे प्रदूषित नदियों में आती है। पोल्यूटेड रिवर ऑफ गुजरात। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी नदी बच्चों जो यहाँ पर खंबात की खाड़ी में, यहाँ पर जो खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है बेटा, यहाँ पर जो खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी है। जो भी नदी अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिराएगी ना, याद रख लेना, वो नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाएगी। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, चाहे माही नदी हो, चाहे साबरमती नदी हो, चाहे नर्मदा नदी हो, चाहे ताप्ती नदी हो, तो बच्चों वो कभी डेल्टा नहीं बनाएगी। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, जो नदी के जल के नीचे गंदगी बह के आ रही है, जब वो गंदगी बीच रास्ते में एक त्रिभुजाकार आकृति में जमा हो जाती है, तो उसी त्रिभुजाकार आकृति में जमा हुए अवसाद को हम डेल्टा बोलते हैं। और बच्चों सबसे बड़ा डेल्टा हमने पढ़ा भी था सुंदरवन का डेल्टा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इस साइड का जो स्लोप है, इस साइड का जो ढलान है, जिसको हम वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, पश्चिमी तट बोलते हैं, बेटा पश्चिमी तट का जो ढलान है ना वो क्या है, तेज है, तीव्र है। और ढलान तेज होने के चलते जब भी नदियों का जल इस तट के पास आता है, तो ढलान तेज होने के चलते नदी के जल की रफ्तार भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और नदी के जल की रफ्तार जब तेज होगी, तो वो गंदगी जो नदी के जल के साथ बहा के लाई जा रही होगी, तेज गति से बहता हुआ जल उसको बीच रास्ते में रुकने की परमिशन ही नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा। तो बच्चों वो गंदगी जल के साथ कहाँ चली जाएगी, खाड़ी में चली जाएगी। वो गंदगी जमा नहीं होगी, वो अवसाद त्रिभुजाकार आकृति में जमा नहीं होगा। जमा नहीं होगा तो हम बोल देंगे डेल्टा नहीं बनेगा। तो बच्चों यहां खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी क्या नहीं बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाएगी। तो आपको पता होना चाहिए साबरमती नदी जो है डेल्टे का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो बच्चों जब डेल्टा नहीं बनेगा तो फिर उसे हम बोलेंगे एस्चुरी, बल्कि एस्चुरी। हिंदी में बोलेंगे बेटा ज्वारंद मुख। तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी बच्चों वो क्या बनाएगी, ज्वारंद मुख बनाएगी। तो ये नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि किसका निर्माण करती है बच्चों, एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखोगे। बताइएगा एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे। ठीक है बेटा, एक ही बात है, अजमेर की पहाड़ियों से मैंने बताया, मैडम ने अरावली बताया, तो कोई गलत नहीं बताया। तो बच्चों अजमेर की पहाड़ी किसका हिस्सा है, अरावली का ही तो हिस्सा है। ठीक है, अरावली का ही तो हिस्सा है। समझ में आई बात। मैंने अरावली ना बोलकर मैंने अरावली की पहाड़ियों के नाम लिखवाए हैं। अरावली एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। अब राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, तो अलग अलग कोने के अंदर उन पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये अजमेर की पहाड़ी से निकलती है। हाँ, और अजमेर की पहाड़ी में भी उसको हम नाग पहाड़ी बोलते हैं। यदि अजमेर की पहाड़ी से भी आगे चल के हम और डीपली चलें तो उसको हम नाग पर्वत बोलते हैं, नाग पहाड़। तो लूनी नदी कई बार ये भी लिखा मिल जाता है किताबों में कि नाग पहाड़ से निकलती है, तो वो नाग पहाड़ अजमेर की पहाड़ी ही है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, तीसरी जो नदी है वो है माही नदी। माही नदी, छोटी छोटी नदियां हैं, दो दो पॉइंट याद रखने हैं बेटा। सबसे पहले आपसे कोई पूछ ले कि माही नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा।
तो बेटा इसका उद्गम बिंदु होगा मध्य प्रदेश का धार जिला। मध्य प्रदेश आप लोगों ने सुना है, बिल्कुल सुना है। और मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है धार जिला, और इस धार जिले के अंदर जो पहाड़ियां हैं, बेटा इन पहाड़ियों से निकल के आती है कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है। माही नदी जो है ये अपना माउथ या मुहाना कहाँ बनाती है? खंबात की खाड़ी में। और बेटा खंबात की खाड़ी में यदि कोई नदी मुहाना बना रही है तो डेल्टे का निर्माण नहीं करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी ना? बिल्कुल। तो ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वारंदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आप एक इस तरीके से समझ लीजिएगा कि जब गंदगी को बच्चों जल नदी में ले जाएगा उस प्रोसेस को हम एस्चुरी बोल देंगे। ठीक है। गंदगी को जब बच्चों जल किसी खाड़ी में ले जाएगा, नदी का जल यदि नदी की गंदगी को बीच रास्ते में नहीं रुकने देगा और जिस प्रोसेस से उसको किसी खाड़ी में सागर में गिराएगा उसे हम एस्चुरी बोलेंगे। और यदि बच्चों वो गिराएगा नहीं किसी सागर खाड़ी में तो वो बीच रास्ते में जमा होगा, और बीच रास्ते में जमा होगा तो उसे डेल्टा बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, या तो नदी डेल्टा बनाएगी या नहीं बनाएगी। डेल्टा नहीं बनाएगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? एस्चुरी बोल देंगे। तो ज्वारंदमुख एस्चुरी का निर्माण। बच्चों माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है तो मेरे दोस्त पहली बार कहां पर काटती है कर्क रेखा को? ये तो पहली बार मध्य प्रदेश में। तो पहली बार बच्चों जहां से निकलती है वहीं पर ये कर्क रेखा को पार करती हुई ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर मेरे दोस्त ये नीचे की तरफ जब आती है खंबात की खाड़ी में गिरने के लिए, तो दूसरी बार जहां पर यह कर्क रेखा को काटेगी बच्चों वो स्टेट होगा गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी बार कहाँ काटेगी? गुजरात के अंदर काटेगी। कहाँ काटेगी? गुजरात के अंदर। ठीक है ना? यहां तक चीजें समझ में आई? बेटा लूनी नदी तो खंबात की खाड़ी तक पहुंचती ही नहीं है, बीच रास्ते में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो डेल्टा का तो नाम ही नहीं आएगा कि डेल्टा बनाती है नहीं बनाती है। एक बार नदी को पहुंचने तो दो, उसके अंदर इतना पानी ही नहीं होता। तो ये आपकी नदी कौन सी होगी बेटा? माही नदी होगी। कौन सी नदी होगी? माही नदी होगी। ठीक है। अब 3-4 मिनट हैं तो आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं, अलग अलग है भाई रितेश, अलग अलग है। तो अभी 4-5 मिनट हैं बच्चों, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट। देखिएगा मैं आप लोगों के 3-4 डाउट तो दूर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ही लगता होगा कि यार हम आराम से पढ़ रहे हैं, सिलेबस होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला है कि नवंबर महीने के अंदर मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। नवंबर महीना मतलब 1 महीना और मेरे को लगेगा। और उसके बाद मेरे दोस्त हम स्पीडली भी चलेंगे। अब जो हमारा जैसे नदियां हैं,
अब नदियां एक बार पढ़ने के बाद हम नदियों के ऊपर बने हुए बांध, जो भी भारत के अंदर झीलें होंगी, जो भी जलप्रपात वाटरफॉल होंगे, जो भी बच्चों आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होंगी, ठीक है, या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट होंगे, ये सारे के सारे इनकी मैंने पीपीटी बनवा रखी है, तो एक क्लास में ही ये सारा का सारा कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है, उद्योग है, खनिज है, ठीक है मेरे दोस्त, ये सारे के सारे एक एक दिन के टॉपिक होंगे, उनमें फिर टाइम नहीं लगेगा, तो तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, तो जो चीज डायरेक्ट स्टैटिक होगी, जिसमें समझाने का कुछ होगा नहीं, तो उसमें मैं लिख के फिर समय खराब नहीं करूंगा, ठीक है, उसमें मैं लिख के समय खराब नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको लिखा हुआ और साथ के साथ जहां पर ट्रिक बनती होगी, तो ट्रिक के माध्यम से वो आपके लिए आसान बनाने का काम मैं करूंगा, ठीक है। और फिर अपने पास समय बचेगा तो मैं आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी मैं आप लोगों के तैयार करवा रहा हूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के तैयार करवा रहा हूं, और आपको वो पीवाईक्यू भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा के, बड़ा मजा आता है, और अब तो जो है आदत हो चुकी है आप लोगों के साथ, बिल्कुल एक पारिवारिक रिश्ता सा हो चुका है, तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के, और आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम कवर करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो जो टॉपिक होंगे ना, वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके।